के शो में। जाली टेंडर्स, बोगस अदायगियां, आरबीओटी मंसूबे का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख बेनकाब। कौमी खजाने को किस बेदर्दी से लूटा गया, हैरान कुन तफसीलात मंजर आम पर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख के खिलाफ जारी नैब तहकीकात, सनसनीखेज इंकशाफात। आरबीओटी मंसूबे से किस किस ने जायदादें बनाई, कौन कौन मुस्तफीद हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज इंतहाई अहम मामले से आज फिर हम अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के साथ आपके सामने कुछ अहम हकायक रखेंगे। आरबीओटी मंसूबा जिसके बारे में हम जानते हैं कि ताहाल नामुकम्मल है, अंडर प्रोसेस है, सालों से अंडर प्रोसेस है, काम हो नहीं रहा, लेकिन करप्शन और मुबैना तौर पर बदउनवानी वहां पर हो रही है। बहुत से अफसरान ऐसे जो इस प्रोजेक्ट के नाम पर जायदादें बना रहे हैं, असासे बना रहे हैं, लेकिन यहां पर अवाम का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो इस मंसूबे पर लगता हुआ हमें नजर नहीं आता। इस मंसूबे के हवाले से कुछ और इंकशाफात हम करेंगे आज प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले सैलाब ज़दगान के हवाले से जो फंड यानी सैलाब और फ्लड रिलीफ के नाम पर एक फंड जिसमें एम्बेजलमेंट करके पैमाने पर करप्शन की गई, तकरीबन 4.5 अरब रुपए की करप्शन की गई थी, उसकी तफसीलात एक रीकैप की सूरत में आपके सामने रख देते हैं। इस मंसूबे में जिसका ताल्लुक था महकमा इरिगेशन से सिंध से, जिसमें सेवन से समंदर तक सेम नाला तामीर मंसूबे में करप्शन का इंकशाफ हुआ था। चीफ इंजीनियर जाहिद शेख की सरबराही में कायम कमेटी ने यह इंक्वायरी की थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुनव्वर बोजदार और 9 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बदउनवानी के जिम्मेदार करार पाए थे। आरबीओटी प्रोजेक्ट में जुलाई 2017 से जून 2019 तक 9 अरब 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 2015 में सैलाब जाहिर करके आरबीओटी को नुकसान दिखाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 2018 सेवन, जाम, शोरो और ठट्टा में आरबीओटी को नुकसान दिखाया गया। तकरीबन 273 किलोमीटर का जो सेम नाला है, इसकी मुरम्मत और बहाली के कामों में 4 अरब 48 करोड़ रुपए की करप्शन की गई। और इसी तरह से फ्लड इमरजेंसी और फ्लड प्रोटेक्शन की मद में खर्चों का रिकॉर्ड बोगस बताया गया। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि सेपरा कवानीन के मुताबिक टेंडर जारी नहीं किए गए और ओरिजिनल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं था। प्रोजेक्ट पीसी1 और तरीक़ाकार के तहत काम नहीं हुए और 2015 में सैलाब की सूरत हाल नहीं थी, इसलिए आरबीओटी का नुकसान को नुकसान हुआ, मुरम्मत दिखाना बदउनवानी था। यह इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ बताया गया। टोटल अगर आपको हजम बताएं तो 4 अरब 48 करोड़ रुपए का काम जस्टिफाइड नहीं था, यानी साबित नहीं हो सका। रिपोर्ट में मौजूद था लेकिन साबित नहीं हो सका। इस मंसूबे में चंद अहम जो नाम सामने आए इस रिपोर्ट में, जिनके ऊपर हमने प्रोग्राम भी डिटेल में किया, उसमें मुनव्वर बोजदार जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे आरबीओटी के, उनके साथ हाजी मोहम्मद अयाज मेमन एग्जिन डिवीजन 2 से जिनका ताल्लुक था। इसी तरह से कामरान खान जो कि बजाय तो कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन इसने भी बड़े बड़े काम इसमें किए और पैसे बनाए। इसमें मेहताब काजी जूनियर क्लर्क का नाम भी आया, जो जाली सिग्नेचर्स के हवाले से महारत रखता है कहा जाता था। और फिर इसमें फहीम सोमरो का नाम आया, जिसकी सोमरो स्टेट का विजिट हमने आपको लाड़काना में करवाया था कि वहां कितना बड़ा फार्म हाउस इसने बनाया। आज इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ और इंकशाफात करने जाते हैं आपके सामने। इस प्रोजेक्ट के एनडब्ल्यूपी यानी न्यू वर्क पैकेजेस की मद में यहां पर भी एम्बेजलमेंट हुई। जिस तरह फ्लड्स के नाम पर एम्बेजलमेंट हुई, एनडब्ल्यूपी के नाम पर भी एम्बेजलमेंट हुई। यह किस तरह हुआ, एक रिपोर्ट की सूरत में आपके सामने रखते हैं। इस मंसूबे में जो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सनसनीखेज रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेकंड रिवाइज्ड PC1 इन 2016 देयर वर लॉट्स ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट एज टू वेदर न्यू वर्क पैकेजेस शुड बी इंक्लूडेड और नॉट, यानी PC1 में शामिल किया जाए या ना किया जाए। द क्लाइंट डिड नॉट इंक्लूड दीज NWPs as it was difficult to justify these works, nor it had any approval of competent authority and sanction of competent authority. बिना किसी अप्रूवल के ये PC1 में रखे बगैर ये प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए, पैकेजेस, न्यू वर्क पैकेजेस के नाम पर। तफसीलन इसमें तकरीबन जो अमाउंट लिखी गई रीच 1 पे तकरीबन 3067 मिलियन रुपए यानी 300 करोड़ रुपए, रीच 2 पे तकरीबन 28 करोड़ रुपए, रीच 3 पे तकरीबन 767 करोड़ रुपए रखे गए। और टोटल अगर बात की जाए तो तकरीबन 11,017 मिलियन 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इस वक्त ये फंड रखा गया
और ये NWP के नाम पर करप्शन की गई। ये तफसीलात फिर बाद में नैब नोटिस के जरिए भी सामने आई। नैब ने इमरान शेख जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है RBOD हैदराबाद का, उसको कॉल अप नोटिस जारी किया और इसी तरह से नैब ने सेपरा को भी एक खत लिखा। इस खत में नैब की तरफ से कुछ अहम तफसीलात तलब की गई। साल 2014 में जारी किए गए टेंडर्स और मंसूबों के हवाले से तमाम तफसीलात नैब की तरफ से तलब की गई। नैब की जानिब से इंक्वायरी के अलावा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक इंक्वायरी बैठी और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने भी कुछ खतूत RBOD को अरसाल किए। इन खतूत में साल 2014-15 से साल 2019-20 तक होने वाले खर्चों और अखराजात की तफसीलात मांगी गई। अब आपको बताते हैं कि ये इमरान शेख आखिर कौन है और इसका किरदार इन मंसूबों में क्या रहा। इमरान शेख की तफसीलात ये थी कि ये वापडा में बेसिस होता था। साल 1991 में इसकी पोस्टिंग हुई वापडा से सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट पे। ये वहां से जब 91 में यहां पर आया, कवायद के मुताबिक सुपरिटेंडेंट इमरान को वापस जो है वापडा को रिपोर्ट करना था। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख सिंध हुकूमत का एक अहम वजीर का भी रिश्तेदार बताया जाता है। ये बड़ा अहम कलीदी वजीर है जिनके रिश्तेदार बताए जाते हैं। साल 2014-15 में RBOD के जारी किए गए जाली टेंडर्स में इमरान शेख का मुबैना तौर पर मरकजी किरदार बताया जाता है। RBOD में बड़े पैमाने पर करप्शन पर एंटी करप्शन ने साल 2014-15 से साल 2019-20 तक जारी वाउचर्स और बजट से मुतल्लिक तफसीलात तलब की थी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख की जानिब से प्री क्वालिफिकेशन वर्क ऑर्डर्स बगैर किसी कानूनी अथॉरिटी के जारी किए गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जाहिद शेख जो कि टेंडर कमेटी का रुकन है, मुतनाज़ा तौर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी का भी सरबराह बन गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख की जानिब से जारी किए गए टेंडर्स में सेपरा कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा नर्ख से इजाफी नर्ख पर टेंडर जारी किए गए, नेज मुआहदे भी किए गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर नैब की तहकीकात भी जारी हैं। नैब ने साल 2014 में RBOD हैदराबाद सर्कल से इमरान शेख की जानिब से जारी मुतनाज़ा न्यू वर्क पैकेजेस की तफसीलात तलब की थी। नैब ने न्यू वर्क पैकेजेस की मद में ठेकेदारों को दी गई रकूम और उनके नाम पर पते और मुकम्मल तफसीलात यानी नाम, एड्रेस और तमाम तफसीलात वो तलब की थी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख के खिलाफ जारी नैब तहकीकात के दौरान सेपरा से भी मालूमात तलब की गई थी। सेपरा से तलब की गई मालूमात में न्यू वर्क पैकेजेस, साल 2014 की मद में होने वाले टेंडर्स और दीगर अहम दस्तावेजात तलब की गई थी। ये सारी तफसीलात आप देख रहे हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इमरान शेख की, जो कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है इस RBOD सर्कल हैदराबाद का, इसके हवाले से अहम सवाल, क्योंकि जब इस रिपोर्ट में लिखा गया कि PC1 के बगैर और विदाउट एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल ये तमाम मंसूबे अवार्ड किए गए, तो आखिरकार किसने पैसा बनाया, क्यों पैसा बनाया और नैब क्या कर रहा है, ये सारी तफसीलात RBOD मंसूबे के हवाले से अहम तरीन तफसीलात और किसने कितने असासे बनाए, लाड़काना से भी आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं कि किस तरह से पहले तो 4.5 अरब रुपए का एक फंड जो फ्लड्स के नाम के ऊपर मेजल हुआ और फिर एक न्यू वर्क पैकेजेस के नाम पर एक फंड जो कि तकरीबन 11,000 मिलियन रुपए से ज्यादा का है। उस फंड के अंदर एक नहीं 3 या करीब लोकेशंस पे RBOD के ये विदाउट एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सैंक्शन के जारी हो गया। ये शख्स जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं इमरान शेख, इसके खिलाफ नैब ने नोटिस जारी किए। नैब की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। अब सवाल यहां से ये है जी कि एक इमरान शेख जिसने इस वक्त यहां पे रहते हुए ये सब सैंक्शन कराया, क्या यही जिम्मेदार था? और इसको हमने सवालनामा भेजा, हम वो दिखा भी देते हैं और ये प्लेटफॉर्म हाजिर है जवाब के लिए, क्योंकि हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ। और इस तफसीलन रिपोर्ट के अंदर जो सनसनीखेज रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से न सैंक्शन थी न अप्रूवल थी, सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई और ये इस वजह से क्योंकि गैर कानूनी था तो ये PC1 में भी शामिल नहीं किया गया, विदाउट PC1 में शामिल किए गए और इस मंसूबे को ये सारी पेमेंट कर दी गई। और मजे की बात इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पेमेंटें 2014-15 में की गई और 2017 में अप्रूवल के लिए भेजी गई, यानी पेमेंटें करने के बाद अप्रूवल के लिए भेजी गई। ये सब कुछ होता रहा RBOD के नाम के ऊपर।
तफसीलन क्या हो रहा है और क्या हो रहा है आरबीडी के साथ और किस तरह पैसों के साथ बंदरबाट हुआ है, डाका डाला है हमारे हक पर, इस पर मजीद बात भी करते हैं। आरिफ चौधरी साहब होंगे इस्लामाबाद में, लेकिन पहले हम बात करते हैं सलीम अख्तर साहब जो कि कंप्लेनेंट हैं नैब में आरबीओ प्रोजेक्ट के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं तफसीलन के ये काम कहां रुका हुआ है, ये इमरान शेख और इस जैसे और कितने लोग यहाँ मुस्तफीद हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है इस मंसूबे पे, क्या क्या किया सिंध गवर्नमेंट ने? जब ये पहली बात मैं आपको बताऊं कि मैं इससे हाउ आई वाज डायरेक्टली अफेक्टेड इसके से वो इस तरह है कि मेरी जमीन सीधे खानपुर, तपो बादो और कोटरी में, उस वक्त तो जिला नहीं था, तो कोटरी में जामशोर जिला नहीं था, कोटरी सब डिवीजन था, तो उसमें ये मुझे इन्होंने एक नोटिस भेजा 2008 में कि जनाब आपकी जो जमीन है उसका 45 नंबर जो है जी, वो इसको सर्वे नंबर कहते हैं 45, और आपके इसमें हमारे इसमें आ रहा है अलाइनमेंट में आरबीओडी प्रोजेक्ट में, तो लिहाजा आप कुछ भी इस पे काम न करें और अपना कंपनसेशन का अपना फाइल करते हैं। वो जो होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत होता है, आप उसको क्लेम करें। तो मैंने विद इन 30 डेज क्लेम कर दिया, क्योंकि उससे पहले मैं एडजस्टमेंट लैंड अपनी बेच चुका था मेरे नाम पे, तो वो मैंने 25 लाख रुपए एकड़ बेची थी। तो मैंने इनको कहा ठीक है, आप पाकिस्तान का कागज है तो ये ठीक है, 25 लाख रुपए आप मुझे दें और शहर की जमीन है आप ले लें। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप इसमें ये देखें, आप जब आप प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन करेंगे ही नहीं तो आप किधर काम करेंगे? तो इन्होंने जवाब कुछ भी नहीं दिया मुझे। और उसके बाद मैं 2013 में इनका उस वक्त ज़हीर हैदर शाह थे जी। अच्छा, ये ज़हीर हैदर शाह जो थे, ये जो इमरान शेख है जिसने ये सारे एनडब्ल्यूपीस किए हैं तकरीबन जो 2014 में, ये ज़हीर हैदर शाह इसके ऊपर आते हैं। ज़हीर हैदर शाह, हाँ, ये शाह साहब जो थे वो डीजी थे, इसके प्रोजेक्ट के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल। और ये जो है इमरान शेख तो उस वक्त सिविल इंजीनियर, और इनके ऊपर फिर वो अफंदी साहब एक सेक्रेटरी जी इसका इरिगेशन का जी। तो मैं इनके पास गया था मिलने, मैंने तो कहा कि आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। तो 8 से लेकर और ये 2013 तक, तो उसमें तो आप बजट तो खाते रहे हो जी, तो जवाब तो आपने मुझे दिया नहीं। आपकी तो वही खड़ी हुई है जहाँ पे 2001 में खड़ी हुई थी, कोटरी पुल के साथ या जामशोर टोल प्लाजा के साथ। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप दे दें, हम आपकी जल्दी करा देंगे। मैंने कहा आपकी मर्जी, आप करें, इसको मूव करें। तो ये टाल मटोल करते रहे, ये इस तरह जिस तरह होता है जी। तो मुझे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये उसी दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस पेश हुआ 30 सितंबर 2010 को जी। तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे ऑनरेबल, उन्होंने सो मोटो पे एक्शन लिया था। केस नंबर है 10। अच्छा, लेकिन सलीम साहब ये फरमाइए, क्योंकि ये जो इससे पहले हमने जो एक ब्रीफ दिया था वो फ्लड्स के हवाले से था, वो जिस तरह से सेम नाले के हवाले से जो रोड थी 7 से, ये जो तफसीलात हैं जो आज हम पेश कर रहे हैं इमरान शेख के मुतालिक, इसमें तो सर बड़े पैमाने पे अमाउंट भी ज्यादा बताई जा रही है। नैब इस बाकायदा केस को टेकअप कर चुका है, कहा जा रहा है मेन कलीदी किरदार है। क्या ये एक है और मोहरे हैं, क्या हो गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में? सर देखें, नैब में मैंने फाइल किया था जी 2017 में जाके, तो नैब का तो जो एटीट्यूड है वो इस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह वो थानेदार हो, कि पुराने जमाने के ये नहीं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसकी कदर करें। जिस तरह अभी वजीर आज़म साहब ने बल्कि इन्फॉर्मर के लिए इनाम भी रखा, पर ये इनका अपना एक नमूने अपने तरीके हैं। तो इसमें जो आपको मैं बताऊं 27 2702 तो तकरीबन ये 3000 मिलियन के करीब इन्होंने 2015-16 तक इन्वेस्ट किए इसके। 3000 मिलियन? जी जी। और ये तकरीबन मेरे ख्याल यानी 300 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि एम्बेज़ल हो चुके हैं? 300 करोड़ रुपए नहीं, ये 30 अरब रुपए हैं। 30 अरब रुपए
30 अरब रुपए का। 30 अरब। सर ये आप साथ ही रहे सलीम अख्तर साहब, क्योंकि नाज़रीन को हम ये भी दिखाते जाएं कि जैसे एक सेवानी इंटरप्राइजेस है कंपनी, अगर आप देखें उसके रिकॉर्ड में जाके इस रिपोर्ट में, तो कंपनी के ऊपर लिखा है कि उसने डॉक्यूमेंट्स, यानी कॉन्ट्रैक्टर जो था, जो इमरान शेख ने अवार्ड दिए एनडब्ल्यूपीस, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट उसने डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किए, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, वही कॉन्ट्रैक्ट उसको अवार्ड हो रहा है इस पर, जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहा, लिस्ट में मौजूद है। मजे की बात है कि जो इंक्वायरी कमेटी के रुकन है जाहिद शेख, उनके दस्तखत हैं एज मेंबर ऑफ द प्रोक्योरमेंट कमेटी, जो टेंडरिंग कमेटी है उसके मेंबर भी हैं, और वही जनाब जब इंक्वायरी होती है तो उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी को हेड भी करते हैं। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये आप सिग्नेचर्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये सिंध के साथ हुआ क्या है सर आपकी नजर में, और ये जो मंसूबा है सलीम अख्तर साहब आपको जिस तरह बता रहे हैं 3000 मिलियन रुपए की एम्बेजलमेंट हुई है, व्हाट इज योर से ऑन दिस आरिफ चौधरी साहब? सुफियान बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तान पूरा जो है बिलअमूम और सिंध बिलखुसूस करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और करप्ट माफिया जो है उसका यरगमाल बन चुका है। यानी मतलब हमारी मईशत बिल्कुल ना अपने पांव पे खड़ी हो सकती है, ना पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ सिस्टम इस हद तक खराब हो गया है कि जिस तरह आपके ये क्लाइंट, ये जो कंप्लेनेंट है वो निशानदेही कर रहे थे कि जो शख्स शिकायत करता है उसको अपनी तौहीन का एहसास होता है कि वहां बजाय इसके कि उसे इज्जत मिले और उसे पता चले कि अगर मैंने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है किसी भी ऐसे इदारे में, चाहे वो नैब है या एंटी करप्शन है, तो उसे बाकायदा इज्जत के साथ डील किया जाए और उससे इंफॉर्मेशन लेकर उससे कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो शख्स डिस्करेज होता। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप हमेशा बड़े बड़े स्कैंडल जब इस तरह उन्हें बेनकाब करते हैं, लोग यकीनन अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फॉलो अप जरूर आप दिखाया करें ताकि पूरी कौम को ये पता चले कि इतने बड़े स्कैंडल जो हैं जिसमें अरबहार रुपया जो है वो इस तरह जा रहा है, पानी की तरह बह रहा है, वहां उसका नतीजा क्या निकला है? क्या किसी शख्स को कहीं सजा मिली है? और अगर सजाएं नहीं होती तो फिर उस सारे सिस्टम का फायदा क्या है? इस हाइप को क्रिएट करने का पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर आप फॉलो अप करेंगे तो हम फिर हाथ बांध के अपने इन इदारों से, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी है, जिसमें अदलिया भी है, 15 और एक जुमला अदलिया से हम ये गुजारिश करेंगे कि जनाब मेहरबानी करें, इसका कोई फायदा नहीं है अगर आपके सामने ये चीजें आती हैं। 15 जनवरी, 27 जनवरी, 4 फरवरी और आज चौथा शो है आरबीओडी पे जो हम कर रहे हैं, तो हमने फॉलोअप में रखा है स्टोरी को और मुख्तलिफ जावियों से कर रहे हैं, यानी एक तरफ से नहीं कर रहे, हर तरफ से कर रहे हैं कवर। आरिफ चौधरी साहब, नहीं, मेरा मतलब ये है आप कर रहे हैं कवर। मैं एक जो जिस चीज की तरफ मैंने इशारा किया वो ये है, फॉलो अप से मुराद ये है कि हुकूमत की सतह पे प्रोसिक्यूशन क्या हुई है और अदालत की सतह पे ये जो केसेस हैं अगर कहीं बने हैं तो एंटी करप्शन ने कहीं चालान सबमिट किया है, नैब ने कोई रेफरेंस दायर किया है और अदालत में अगर गए तो किसी को सजा हुई है। सिर्फ एक केस ये नहीं बल्कि इससे बड़े बड़े जो इज्तिहा आपने दिखाए, और मैं समझता हूं बड़ा आपका इस बारे में बड़ी हिम्मत है कि ऐसे लोगों के बड़े लंबे हाथ होते हैं और फिर भी आप ये दिखाते हैं। तो हमें कम से कम पाकिस्तानियों को ये पता जरूर चलना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर करप्शन इस हद तक आगे चली गई है तो उसकी वजह ये भी है कि उसमें ना प्रोसिक्यूशन प्रॉपर हो सकती है, ना सजा किसी को होती है, और फिर सियासतदान जो इस करप्शन में मुलव्वस होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि हुकूमत कोई भी आए उसे इस हद तक ब्लैकमेल करते हैं कि हुकूमत को अपनी पड़ जाती है, वो इनके मामले में कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये मायूसी की बात नहीं है। हम सारे एक पेज पर होकर, आप मीडिया के तौर पर जो रोल प्ले कर रहे हैं, मैं बतौर वकील के, लेकिन सारे मिलके इस काम को कम से कम जितना रोल प्ले कर सकते हैं वो करें। अच्छा, नैब ने एक नोटिस, एक जो सेक्रेटरी को जारी किया था, प्ले करना होगा, वो आपके सामने नाज़रीन रखते हैं, क्योंकि इस नोटिस में नैब ने तफसीलात तलब की हैं जो न्यू वर्क पैकेजेस इस इमरान शेख ने जारी किए। ये तफसीलात आप इस वक्त पे देख सकते हैं। इसमें नैब ने स्पेसिफिकली NWR101, R102, R103, R103B और तकरीबन इस तरह के कई जो पैकेजेस मंजूर हुए विदाउट द सिग्नेचर ऑफ एनी सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये तमाम तफसीलात नैब ने तलब की हैं।
सलीम अख्तर साहब से मजीद बात होगी और हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब भी हैं और हम लाड़काना भी लेके चलेंगे आपको, वहां से जानेंगे कि सोमरो स्टेट के क्या हालात हैं, वहां पर आरबीओडी से जुड़े एक और अफसर की तफसीलात। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन तफसीलात आज प्रोग्राम में बेनकाब हो रही हैं। आपको ये बता रहे हैं जी कि इमरान शेख नामी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर किस तरीके से फ्लड डैमेज और वर्क स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने के लिए जो इस सनसनीखेज रिपोर्ट में दस्तावेजात हैं, ये इस तरह के मंसूबों के जरिए किस तरह से तकरीबन 11,017 मिलियन रुपए ये फंड्स विदाउट एनी सैंक्शन जारी हुए, यानी गैर कानूनी तौर पे जारी हुए। इमरान शेख जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, इनको हमने भी सवालनामा भेजा, इनका मौकिफ लेने की कोशिश की, लेकिन हमें मौकिफ नहीं मिल सका। लेकिन तफसीलन आप जान रहे हैं कि किस तरह से गैर कानूनी तौर पर टेंडर्स का इजरा, सरकारी निर्ख यानी जो गवर्नमेंट के रेट्स थे उससे ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट रेट्स के ऊपर ये टेंडर्स का इजरा हुआ। इसी तरह से इन टेंडर्स के अंदर ऐसी कंपनीज जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किए थे, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट ना सिर्फ अवार्ड हुए बल्कि उन्होंने पेमेंट क्लेम भी जारी किए। इसी तरह से जिस शख्स को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बनाया गया, जाहिद शेख, वो खुद उस जो प्रोक्योरमेंट और टेंडरिंग कमेटी है उसका मेंबर है, उसके दस्तखत भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तमाम तफसीलात जो बेनकाब हो रही हैं, इसमें हमने एक कुछ दिन कबल एक और शख्स दिखाया था जो कि फहीम सोमरो के नाम से है। फहीम सोमरो और इसका सोमरो स्टेट जो है, इस वक्त हमने आपको दिखाया था तफसीलन। फहीम सोमरो जो एक्सचेंज डिवीजन 3 में है, ये आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। फहीम सोमरो के जो एसेट्स हैं, इसमें एक सफारी स्टेट जो बाहर सोमरो स्टेट के नाम से जो लाड़काना के अंदर मौजूद है, उसके अंदर नायाब जानवर और दीगर फार्म हाउस और फिश फार्म और तमाम सहूलियात मौजूद है। इसको जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, आज बाहर से भी हमने इस वक्त इसको फुटेज किया है, रिकॉर्ड किया है और तफसीलन आपको बताते हैं कि ये एसेट आखिर बना कब है और क्या इसमें करप्शन का पैसा मुलव्विस है या नहीं है, क्योंकि फहीम सोमरो भी आरबीओडी का हिस्सा रहे। कयूम सोमरो साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं, कयूम चांडियो साहब हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त मौजूद हैं अब तक के लाड़काना के। कयूम चांडियो साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो फहीम सोमरो का जो स्टेट है, सोमरो स्टेट, ये कब से है? आखिर ये आरबीओडी में आने के बाद बना या पहले से था? ये आरबीओडी के इंजीनियर बन रहे थे कुछ जो है माह कबल है। अच्छा। मैं थोड़ा सा तफसील में आपको बताऊं कि 2013 में जब पंजाब में सैलाब आया था तो उसका भाव जो था वो सिंधु दरिया सिंध पर ज्यादा था जी। तो दरिया सिंध में जो था पानी का भाव ज्यादा होने से सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की बजट मंजूर की गई थी ताकि दरियाए सिंध की पुश्तों को मजबूत किया जाए और उनके किनारों पर जो पड़े घास है उनको बंद किया जाए ताकि जो आसपास के इलाके हैं या जरिए जमीनें हैं वो सैलाब की जद में न आ जाए। तो इसकी पूरी जो जिम्मेदारी थी वो फहीम सोमरो को दी गई थी। एज एक्टियम तौर पर उसे मुकर्रर किया गया था, जिसकी निगरानी में पिचिंग करना और मट्टी डालना, पेट्रोल की मद में और जो लेबर रखा था उसकी मद में इन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की हुई है। और इस करप्शन के बाद जो है इन्होंने अभी जो है लाड़काना की तहसील है डोकरी और मोनजोदड़ो को रास्ता जाता है, वहीं पर चना पुल वाक़या है जहां पे इन्होंने टूमरा स्टेट बनाई है जो 5 एकड़ की। अच्छा, कयूम चांडियो साहब, ये बताइएगा कि ये जो स्टेट है ये कमर्शियल बुनियाद पे यूज हो रही है, मतलब ये जो इन्होंने बनाई है, यानी ये खुलता है हफ्ते में 3 दिन, मैंने सुना है जी। ये दोबारा सवाल कीजिएगा। ये मैं चांडियो साहब पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो स्टेट है ये कमर्शियल बुनियाद पे हो रही है इस्तेमाल, यानी इसको बाकायदा किराए पे लोग आते हैं, टिकट होता है, क्या होता है? जी बिल्कुल, हफ्ते के 3 रोज जो है जुम्मा और शनिचर इतवार के दिन पर आम लोगों के लिए इसको खोला गया है। मतलब ये कहते हैं जी कि इनहेरिटेंस का पैसा है तो ये एक्सचेंज डिवीजन 3 में, तो ये आप कह रहे हैं कि बना ही उस वक्त है जब ये आरबीओडी में लगे थे, और ये इनहेरिटेंस तो नहीं है, विरासत तो नहीं है इनकी जायदाद में? जी बिल्कुल, ये जो है इनकी तादाद में तो पहले तो नहीं थी, लेकिन ये अभी बनाई गई है और ये इसकी जो है वो सामने आई है। और इसके पास जो है ना जरिए जमीन भी है 50 एकड़ के करीब, जो पहले न थी। ये अभी सुनने में आ रही है कि इसके पास इतनी जमीन भी हो गई। तो ये सारा पैसा, जायदाद और ये फार्म हाउस कहाँ से आए हैं?
तो जाहिर बात है, तो ये करप्शन की हुई है, और करप्शन का जो गवर्नमेंट का और आवाम का जो पैसा है इन्होंने अपनी जेबों में और जाती अखराजात पर इस्तेमाल किया है। और आज भी दरियाए सिंध की जो पुश्तें हैं वो बिल्कुल कमजोर हैं। अगर सैलाब की सूरत हाल आ जाती है तो ये पुश्तें जो है वो पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और कभी भी सैलाब आ सकता है। तो कागजी कार्रवाई में तो मुकम्मल तौर पर इन पुश्तों को जो है मजबूत दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में वो आज भी पुश्तें जो है वो कमजोर हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी कि एक एग्जिट 3 के जो बंदे थे फहीम सोमरो साहब, आप उनकी तफसीलात जायदाद की सुन रहे हैं। इस वक्त कयूम चांडियो जो हमारे साफी नुमाइंदे हैं वहां से लाड़काना से बता रहे हैं। और अगर हम दोबारा उस तरफ आए जी इमरान शेख की तरफ, तो जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने मौजूद है उसके मुताबिक जो बेसिकली आरिफ चौधरी साहब से कानूनी नुकात पर हम सवाल उठाते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेकंड रिवाइज PC1 2016, यानी जब PC1 बन रहा था तो ये जो न्यू वर्क पैकेजेस थे जिसमें ये करप्शन की गई, तो उस पर बहुत डिस्कशन और डिबेट हुई कि आखिर उसको PC1 का हिस्सा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ये भी कहा गया जी कि जो क्लाइंट था we did not include these NWFP as it was difficult to justify, यानी इन्हें खुद नहीं पता था कि जस्टिफाई किस तरह करेंगे कि ये रकम हमने क्यों खर्च की और कैसे खर्च की, क्योंकि इसका कोई अप्रूवल नहीं था। फिर इस रकम को फ्लड्स और डैमेजेस और अर्थ वर्क के नाम के ऊपर शामिल कर लिया गया। रीच 1 में, रीच 2 और रीच 3 में जो नंबर ऑफ पैकेजेस थे वो 29 पैकेज थे रीच 1 में, टोटल रीच 2 के अंदर तकरीबन 8 पैकेजेस, रीच 3 में 40 और टोटल 77 पैकेजेस इस तरह से ये फ्लड्स के नाम पर और वर्क स्ट्रक्चर के नाम के ऊपर शामिल कर लिए गए। इनकी रकम अगर डैमेज टू अर्थ वर्क और जो स्ट्रक्चर्स रखी गई वो तकरीबन 11,000 मिलियन रुपए रखी गई। ये जो थी ना किसी सैंक्शन हुआ, ना सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, ना PC1 में शामिल किया गया, और इस तरह 11,000 मिलियन रुपए जो है इसमें निकाल दिए गए। आज नैब उसकी तहकीकात कर रहा है। आरिफ चौधरी साहब, ये जो लैप्सेस होते हैं इस तरह के, ये तो बड़ी सिग्निफिकेंट करप्शन है। क्या गवर्नमेंट की कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं होता कि वो इमरान शेख जैसे लोग जब ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो उसको देख के पकड़ सके, वहीं पर रोक सके? चौधरी साहब, पहली बात तो यह है कि ये लैप्सेस नहीं है, ये तो सीधी सीधी बदउनवानी है जिसे करप्शन कहते हैं। लैप्सेस वो होते हैं जो आप टेक्निकल गलतियां बाज़-औक़ात कर जाते हैं और वो सहवन होती हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी होती है। ये वो काम है जो रूल्स की खिलाफ वर्जी में है, कानून की खिलाफ वर्जी में है, सीधे सीधे। यानी PC1 डिस्कशन के बगैर और बहस व तमीज़ के बगैर इस तरह मंजूर नहीं किया जा सकता। फिर बाकी आपने आखिर तक ये बताया कि ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी वो बनी, उसका सरबराह भी वो बना जो इसमें शामिल था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह होता है कि कोई ऐसा शख्स जो खुद किसी तौर पर भी उस मंसूबे में मुलव्वस हो, शामिल हो, उसे आप उसका इंक्वायरी का मेंबर नहीं बना सकते, इंक्वायरी कमेटी का। अब हो क्या रहा है सुफियान, हो ये रहा है कि ये सारे का सारा मामला जो है इसको देखने वाला एंटी करप्शन है, और एंटी करप्शन जो है वो मातहत है हुकूमत के, एक वजीर के मातहत है। तो जब आप किसी वजीर को पकड़ेंगे तो उस वक्त सियासत आएगी। तो सारा मामला, यानी यहाँ सबको पता है ये जिन लोगों की ये जायदादें बनती हैं या जो लोग करप्शन